नमस्कार, मैं वरुणा। जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व अपने चरम पर है और सत्ता पक्ष जहां दोबारा से संसद में काबिज होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो वहीं विपक्ष ने भी सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बीच जनता क्या आदेश देगी, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव की स्पष्ट एवं निष्पक्ष खबरें, यानी जनादेश। जानेंगे कि क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और क्या रही आज की चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे कि मौजूदा सियासी समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। जनादेश में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, जो बताएंगे चुनावी रणभूमि की जमीनी हकीकत। लेकिन इस सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की चुनाव सुर्खियों पर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से भरा नामांकन, आनंद शर्मा ने कांगड़ा संसदीय सीट से भरा पर्चा। भाजपा ने कुटलैहड़ में भरी चुनावी हुंकार। अनुराग ठाकुर ने कहा, अंग्रेजों की नीति पर चल रही कांग्रेस, क्षेत्रवाद के नाम पर जनता को बांटने का किया जा रहा है काम। कुल्लू के सोलंग नाला से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में मांगे वोट। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज शोघी में किया चुनाव प्रचार। वहीं कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी ने शिमला के कसुम्पटी में की वोट अपील। और लाहौल स्पीति से भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर ने उपचुनाव के लिए आज भरा नामांकन। वहीं भाजपा से बागी हुए रामलाल मारकंडा 13 मई को बतौर निर्दलीय दर्ज करेंगे पर्चा। नामांकन का दौर शुरू है। प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी से अपना नामांकन भरा, तो वहीं आनंद शर्मा ने कांगड़ा से अपना पर्चा दाखिल किया। और साथ ही प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं, इसे लेकर भी लाहौल स्पीति से भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर ने अपना नामांकन भरा। चुनावी सरगर्मियों के साथ ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत एक दूसरे पर जुबानी हमला भी जारी है। ये लड़ाई किसी पर्सनैलिटी के साथ नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। ये लड़ाई मंडी के अस्तित्व की है, मंडी को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने की है। बारी बारी ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिद्वंदी कौन है, क्या है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। 2G घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, ना जाने और कितने टाइप का घोटाला, कई हजारों का घोटाला, कई लाख करोड़ों का घोटाला। और ये घोटाले का जहर अब एक हो गया है और इन्होंने अपना नाम इंडी अलायंस लिख लिया है। लोकसभा चुनावों को लेकर देश के दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर रफ्तार पकड़ता जा रहा है। आज कुटलैहड़ दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा पर पलटवार किया। वहीं सतपाल रायजादा ने भी अनुराग को जनता की आवाज को संसद तक न पहुंचाने पर घेरा। इसमें अंग्रेज तो चले गए, अपनी विचारधारा छोड़कर चले गए। रंग भेद, जातिवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भय भ्रम अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। जो कभी अंग्रेज करते थे हिंदुस्तान को बांटने के लिए, आज कांग्रेस पार्टी के नेता बांटो और राज करो की नीति पर है। मैं अनुराग जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहकर वो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जो इस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, उनका अपमान कर रहे हैं, गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। और मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि ये फूट डालो राज करो की राजनीति कौन कर रहा है, ये सबको पता है। आप हार रहे हैं और हार के बाद तिलमिला रहे हैं। आप मुद्दों पे आइए, आप देश को कहाँ लेके जा रहे हैं इस पे आइए। आपने क्या क्या वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे किए हैं, इस पे आइए। आप ऐसी बातें करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं?
अनुराग ठाकुर हमीरपुर से 5वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और 4 बार के सांसद हैं और इस बार उन्हें कांग्रेस के सतपाल रायजादा से चुनावी टक्कर दे रहे हैं। हमीरपुर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है और ऐसे में हमीरपुर की चुनावी जंग प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए भी साख का सवाल बनने लगी है। इस बीच हमीरपुर का सियासी गणित और हमीरपुर की सियासी इतिहास क्या कहता है, इस पर आइए देखते हैं यह हमारी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की 4 संसदीय सीटों में हमीरपुर संसदीय सीट का राजनीति में अपना अलग कद है और हमीरपुर संसदीय सीट हॉट सीट मानी जाती रही है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर पिछले 8 बार से बीजेपी का लगातार कब्जा है। साल 2008 में उपचुनाव में अनुराग सिंह ठाकुर को जीत मिली। इसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुराग सिंह ठाकुर को 6,82,692 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को 2,83,120 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार को 3,99,572 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। हमीरपुर लोकसभा सीट पर साल 1952 से 17 बार लोकसभा चुनाव और उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से 10 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर सबसे पहले साल 1952 में लोकसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद चंद चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 1967 में कांग्रेस के प्रेमचंद वर्मा ने जीत हासिल की। वहीं साल 1971 में कांग्रेस के नारायण चंद जीते थे। 1977 में भारतीय लोकदल के ठाकुर रंजीत सिंह ने जीत हासिल की थी। हालांकि कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दम दिखाया और 1980 और 84 में नारायण चंद यहां से सांसद चुने गए। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने तब यहां से जीत हासिल कर पहली बार बीजेपी का परचम लहराया था। इसके बाद धूमल 1991 में भी जीते, तो उसके बाद ही 1998 से वर्ष 2004 तक लगातार 3 बार भाजपा पार्टी के ही प्रत्याशी सुरेश चंदेल ने संसदीय सीट पर जीत हासिल की। हालांकि भाजपा के सुरेश चंदेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर वर्ष 2007 में लोकसभा की सीट पर उपचुनाव करवाए गए थे, जिसमें फिर से प्रेम कुमार धूमल ने जीत हासिल की थी। लेकिन वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते प्रेम कुमार धूमल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और दोबारा से उपचुनाव करवाए जाने पर अनुराग सिंह ठाकुर ने जीत हासिल की थी। अगर पिछले 4 चुनावों की चर्चा की जाए तो चारों चुनावों में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के मुकाबले कांग्रेस के पास कोई सशक्त उम्मीदवार न होने के चलते हर बार बाजी बीजेपी के खेमे में रही। इस मर्तबा हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस ने सतपाल सिंह रायजादा पर दांव खेला है। ऊना के लाल सिंह निवासी सतपाल सिंह रायजादा ने वर्ष 1990 में छात्र राजनीति में कदम रखा। वर्ष 2012 में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान सतपाल सिंह रायजादा को अपना प्रत्याशी बनाया, जहां सतपाल रायजादा को भाजपा प्रत्याशी सतपाल सिंह सत्ती से शिकस्त मिली। करीब 4,500 मतों से हार के बाद वर्ष 2017 में पुनः सतपाल रायजादा का मुकाबला लगातार 3 बार के विजयी रहे सतपाल सिंह सत्ती से हुआ। इस विधानसभा चुनाव में सतपाल रायजादा ने 3,196 मतों से जीत दर्ज कर विधानसभा की चौखट लांघी थी। वहीं पूरे प्रदेश में हॉट सीट माने जाने वाली हमीरपुर संसदीय सीट पर इस बार सभी की नजरें टिकी हैं। डीडी न्यूज शिमला। और इस बार हमीरपुर संसदीय सीट को लेकर क्या चर्चा हो रही है, लोग क्या चाहते हैं, क्या शिकायतें हैं, क्या मुद्दे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमित। जी अमित, हमीरपुर संसदीय सीट पर किस तरह के चुनावी समीकरण बन रहे हैं और किस तरह की बातें हो रही हैं चुनावी गलियारों में?
जी बिल्कुल वरुणा, आपको बताना चाहूंगा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए तो सीधी कांटे की टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस में ही देखी जा रही है। आपको बता दें कि जहां भाजपा से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने जो है वो सतपाल सिंह रायजादा को जो है यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि सतपाल सिंह रायजादा उन्ना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक है, जहां उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती को जो है वो चुनाव हराया था। हालांकि 2 बार सतपाल सिंह सत्ती से वो विधानसभा चुनावों में शिकस्त भी खा चुके हैं और कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला जो है वो काफी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बात की जाए सांसद अनुराग ठाकुर की तो वो 5वीं बार जो है वो लोकसभा चुनाव में उतरे हैं और जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। जहां भाजपा लगातार जनता के बीच केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर जा रही है, वहीं अब कांग्रेस भी जो प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार है उसका जो 14 माह का कार्यकाल है और जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो है वो लगातार जनता के बीच जा रही है। और अगर कहा जाए कि भाजपा और कांग्रेस केंद्र और प्रदेश की सरकारों के बीच अगर कहा जाए मुकाबला है तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं अगर यहां से आपको बता दें कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र कई बड़े नेताओं की जो है वो साथ का सवाल है। जहां भाजपा की बात की जाए तो यहाँ पर खुद सांसद अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल है, तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हमीरपुर जिला से आते हैं, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। वहीं जिला उन्ना से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। हरोली विधानसभा उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो 2 दिग्गज है दोनों सरकार में बड़े मुद्दे पर है, उनकी अपनी इज्जत का यहाँ पर काफी ना सवाल है और ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों नेता जो है वो कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ताकि भाजपा की जो एक किला है उस अवैध दुर्ग को जो है वो भेदा जा सके। और लगातार प्रयास आरोप प्रत्यारोप जो है वो दोनों दलों में इस बीच चल रहे हैं। हालांकि जनता की बात की जाए तो दोनों दल जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं अपनी अपनी सरकार की जो जनहितैषी नीतियां हैं उनको भी जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। जी वर्मा। बिल्कुल अमित, अनुराग ठाकुर 4 बार के सांसद है, फिर से चुनावी रण में है, तो सतपाल रायजादा के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो एक बड़ा नाम पूरे देश में है, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार जो अगर कही बात कही जाए कि जो चुनावी पिच है उस पर लगातार टिके हुए हैं। 16 साल से वो यहाँ से सांसद है और कहीं ना कहीं एक चुनौती सतपाल सिंह रायजादा के लिए जरूर है। लेकिन बिल्कुल अमित, चुनौती जो है वो सतपाल रायजादा के लिए कहीं ना कहीं जरूर दिख रही है, क्योंकि 4 बार सांसद रह चुके हैं अनुराग ठाकुर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब वक्त हो चला है वोट यात्रा का। वोट यात्रा यानी जनता की आवाज का मंच, एक ऐसी यात्रा जिसमें हम टटोलते हैं मतदाताओं की नब्ज, जानते हैं जनता के मन की बात, समझने की कोशिश करते हैं मतदाताओं का राजनीतिक रुझान। और वोट यात्रा में आज हमारी टीम पहुंची है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र, जहां हमने युवाओं से जाने हैं 2024 के चुनाव के लिए उनके चुनावी मुद्दे। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम वोट यात्रा के तहत आज हम धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में जो है मौजूद हैं और इस वक्त हम केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में मौजूद हैं, जहां पर कि प्रदेश के साथ साथ देश भर से जो है छात्र पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहां पहुंचते हैं। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आम चुनावों में इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रख के ये जो है अपने मतदान का जो है उपयोग करेंगे। तो सीधी बात जो है यहाँ जो छात्र हैं उनसे करेंगे। इस वक्त जो छात्र हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बताएं कि इस बार आम चुनाव हो रहे हैं, किस तरह के इश्यूज हैं, क्या लगता है किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप जो है इस बार मतदान करेंगे? सर, जो कांगड़ा की पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक रेल कनेक्टिविटी है वो बहुत वीक है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और जो हमारे बाकी एयरलाइंस की कनेक्टिविटी है वो भी पूरी हिमाचल में काफ़ी वीक है। जिस मुद्दे को मैं बहुत करीब से देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि होली उतराला जो टनल है जो सुगमता से बननी चाहिए थी, वो आज तक सिर्फ सरकारों की रोटियां सेकने की ही काम आई है। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो ये हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो रोड है वो बनकर तैयार हो,
ताकि लोगों का जो ट्रैवल टाइम कंजप्शन है वो रिड्यूस हो, ताकि लोग इजीली चंबा टू धर्मशाला कनेक्टिविटी अपनी पूरी कर सकें। जी बिल्कुल। और आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पे आपको लगता है कि इस बार का जो आम चुनाव है वो होगा? आपके जहन में क्या कुछ इस बार रहने वाला है, या ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पूर्व में जो है आपके पूरे हो चुके हैं, या ऐसी आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? सर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर थोड़ी कमी है। अस्पताल जैसे चंबा जैसे क्षेत्रों में अस्पताल होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को मैक्सिमम टाइम है टांडा ही रेफ़र किया जाता है। तो जब तक टांडा वो पहुँचते हैं तब तक कुछ व्यक्तियों की तो मौत भी हो जाती है। तो इस पे बढ़ावा देना चाहिए उनको। जैसे कि 1 जून को वोट हो रहे हैं, सभी हिमाचल के वासियों को पता होगा और सभी अपने अपने जहन से और अपनी अपनी समझदारी से वोट देंगे। इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये सरकार पार्टीबाजी हो रही है, इसमें ये देखना चाहिए कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा काम करेगा, उसको देख के वोट देना चाहिए, जिससे कि प्रदेश का भी विकास हो। जैसे हम चंबा से आते हैं तो चंबा में सर रोड कनेक्टिविटी इतनी वीक है कि हमें बहुत ही मुश्किल होती है आने जाने में, सफ़र करने में। जी बिल्कुल। एक और अन्य छात्र है, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या जहन में वो चीज़ें जब मतदान के लिए पहुंचेंगी तो रखेंगी। जी, जैसे कि अभी तो मेरा पहला वोट है जो मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देने जा रही हूँ, तो मेरा यही है कि जिन्हें भी मैं वोट दूंगी वो हमारे देश जो यूथ है उनको बढ़ावा देंगे। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो छात्र हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि कई मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा जो है वो आम लोगों की आज दिन तक भी जो है वो पूरी नहीं हुई है, और चाहे सरकार किसी की भी रही हो। इन मुद्दों पे जो है जो भी सरकार जो है वो देश में चुनकर आती है वो काम करे। और जहां तक विधानसभा उपचुनावों का भी जो सवाल है उसमें भी लोग जो है स्थानीय मुद्दे जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। युवाओं का साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं रोजगार जो है आज के समय में एक बड़ी चुनौती जो है वो बनकर उभर रही है, और इस दिशा में सरकार को जो है निश्चित तौर से काम करना चाहिए, ताकि रोजगार जो बेरोजगारी की एक समस्या उत्पन्न हो रही है उससे कहीं ना कहीं निपटा जा सके। डीडी न्यूज के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा। लोकतंत्र का महापर्व देश भर में चल रहा है और हिमाचल में 1 जून को मतदान होना है। इस बीच चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और सफल चुनाव के लिए लगातार तैयारियों में जुटा है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस पर हमारे संवाददाता सुशील ने बात की अधिकारी अमरजीत सिंह से। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और इस वक्त देश में 2024 के जो चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमीरपुर जिला में 2 उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जनादेश में मौजूद हैं उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह जी। आइए जानते हैं किस प्रकार से जो है हमीरपुर जिला में चुनावों की तैयारियां हो रही हैं। इस समय कितने मतदाता जो हैं एनरोल हो चुके हैं, और अभी क्योंकि ये कार्यक्रम अभी तक जारी है तो कितने मतदाता हैं सर, उनमें महिला और पुरुषों की संख्या कितनी है? जैसा कि आपने बताया कि अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। 4 मई तक हमने नए इलेक्टर्स और जो शिफ्टेड इलेक्टर्स हैं उनके फॉर्म लिए थे और उनका डिसीजन होना बाकी है। आज तक की स्थिति के हिसाब से पूरे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में लगभग 14,15,000 के करीब मतदाता हैं, और जिनमें से 7,08,000 पुरुष और 7,07,000 महिलाएं हैं। हमीरपुर ज़िला में 4,10,000 के करीब मतदाता हैं। ज़िले में चुनावों के प्रबंधों को देखते हुए 532 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 17 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं। जैसे कि क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें किस तरह की व्यवस्था रहती है? कानून व्यवस्था के लिए किस हिसाब से तैयारियां होती हैं? उनमें एक तरह से एक CAPF का कर्मचारी होना आवश्यक है, और इनकी हम वेबकास्टिंग भी करेंगे, और इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। हमारे सेक्टर ऑफिसर्स को, AROs को विशेष तौर पे हिदायत दी गई है कि इन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस का बीच बीच में दौरा करें, इनकी कवरेज करें और वहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है उस पर नज़र रखें। हमीरपुर जिला जो है इसमें सर्विस वोटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सर्विस वोटर्स के लिए किस प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो किस प्रकार से वोट कास्ट कर सकते हैं?
देखिए, सर्विस वोटर्स दो तरह के हैं। एक तो जो कि ETP BMS से मतदान करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। उनको हम जो फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करेंगे, उनके यूनिट इंचार्जिस के थ्रू उनका बैलेट पत्र जो मतदान पोस्टल बैलेट पेपर है उस पर और डिक्लेरेशन के साथ वो हमें डाक द्वारा वापस आएगा, उनकी गणना हम अलग से करेंगे। इसके अलावा क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स हैं जो कि अपना प्रॉक्सी वोटर अपॉइंट करते हैं, उनको अधिकार है और वो निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से प्रॉक्सी वोटर को अधिकृत करते हैं जो कि मतदान केंद्र में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करता है। जैसे कि आपने बताया कि महिलाएं अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग करेंगी, साथ में ही एक महिलाओं का जो स्पेशल रूप से ड्यूटी लगाई जाती है चुनावों में, उनके बूथ बनाए, मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, वो किस प्रकार की इस बार व्यवस्था रहेगी सर? हमारे जो हर विधानसभा क्षेत्र हैं, हमीरपुर ज़िला में 5 जो क्षेत्र हैं उनमें 5-5 ऐसे पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, पोलिंग बूथ्स बनाए जा रहे हैं जो कि महिलाओं द्वारा ही संचालित होंगे। वहाँ पोलिंग ऑफिसर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर सब भी महिलाएं होंगी। ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह, जिन्होंने हमीरपुर में चुनावों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। TD न्यूज़ के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा। और अब जनादेश के इस पड़ाव में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के चुनावी इतिहास से कुछ रोचक किस्से, जिसमें आज हम बात करेंगे आम चुनाव के शुरुआती दौर की। साल 1951-52 में देश में पहली बार चुनाव हुए और उस समय अधिकांश मतदाता निरक्षर थे। बावजूद इसके निर्वाचन आयोग ने इस चुनौती को पार किया और दुनिया को दिखाया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा सफल लोकतांत्रिक देश है। आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी सशक्त और मजबूत भूमिका को स्थापित किया है, लेकिन महिलाओं से जुड़ा एक रोचक किस्सा याद आ रहा है। जी हाँ, पहले चुनाव में एक गजब तो तब हुआ जब करीब 80 लाख महिलाओं का नाम लिस्ट में ही नहीं लिखा गया था, क्योंकि तब महिलाएं अपना नाम बताने में झिझकती थी, क्योंकि उस वक्त महिलाओं की पहचान किसी की पत्नी या फिर किसी की बेटी भर की होती थी। इसलिए चुनाव आयोग ने ये मुश्किल भी झेली और आज देश में महिलाओं की मतदान प्रतिशतता में हो रहा इजाफा महिला सशक्तिकरण का उम्दा उदाहरण तो है ही और अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। और अब अंत में देखते हैं नृत्य के माध्यम से की जा रही ये वोट अपील। तो आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये हम सबसे मजबूत अधिकार है। एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार है। मेरा पहला वोट इस देश के लिए, आओ इस कैंपेन से जुड़े। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति हमारा मत है। हमारे कल की नींव वोट है। मतदाता का सम्मान मतदान है। नए कल की पहचान वोट है। लोकतंत्र की शान वोट है। एक एक वोट जीत का आधार है। आओ लोकतंत्र का पर्व मनाएं, वोट देकर अपना फर्ज निभाएं। जनादेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश की ताजा चुनावी गतिविधियों के साथ फिर मुलाकात होगी। दीजिए अनुमति। नमस्कार।